अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वाइटामिन्स, जिसको हम हिंदी में विटामिन बोलते हैं। विटामिन के बारे में अगर कहें तो वो फोर्थ जो होता है हमारा ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी हमारी बॉडी का फंक्शन या जो मेटाबॉलिज्म हो वो बिना विटामिन के नहीं हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा विटामिन अपने खाने में या डाइट में लेना ही चाहिए। अब हम जो है विटामिन के बारे में बात करते हैं कि जो विटामिन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और जो विटामिन होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत थोड़े अमाउंट में हमें जो है ज़रूरत होती है, और वो हमारी बॉडी में एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसके लिए जो ह्यूमंस होते हैं उनमें विटामिन जो होता है विटामिन सिंथेसाइज ही नहीं होता है, इसलिए हमें उसको डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है। तो जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि उसमें विटामिन, कोई ना कोई विटामिन प्रेजेंट हो, क्योंकि बहुत से विटामिन ऐसे होते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं, तो वो उसमें मिलकर डेली जो है निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। तो हमेशा हमें ऐसा डाइट लेना चाहिए जिसमें सारे जो भी रिक्वायर्ड विटामिन हैं, ज़रूरत के हैं, वो सारे उसमें प्रेजेंट हों। जो विटामिन्स होते हैं हम हमेशा डाइट में लेना ही चाहिए। उसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं उनकी कैटेगरी होती है, उनको जो है हम जो कैटेगराइज करते हैं या क्लासीफाई करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उनकी सॉल्युबिलिटी या वो किस में सॉल्युबल है, उसके बेसिस पे हम करते हैं, या वो कौन सा फंक्शन हमारी बॉडी में या कौन सा कार्य कर रहे हैं हमारी बॉडी में। मेटाबॉलिज्म में जो हमारी बॉडी में जो है बनता बिगड़ता रहता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता रहता है, बहुत सा प्रोसेस होता रहता है, उसमें वो कितना इन्वॉल्व है, किस जगह पे इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरी में। तो पहला होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि वाटर में मिल जाते हैं और जो है उसके हिसाब से वो काम करते हैं और फिर वाटर के साथ निकल जाते हैं। फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं और जो है उनकी सॉल्युबिलिटी फैट के साथ सबसे ज़्यादा होती है। तो हम विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बहुत थोड़ा चाहिए होता है हमें, और ये हम लोगों में सिंथेसाइज नहीं होता है, तो हमें डाइट से हमेशा विटामिन लेना चाहिए। उसके अलावा उसकी दो कैटेगरी होती है, वाटर सॉल्युबल जो वाटर में मिल जाए, और दूसरा फैट सॉल्युबल जो कि फैट में मिल जाए। विटामिन्स जो होते हैं उनकी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उसमें टोटल 9 विटामिन आते हैं, जिसमें थायमीन, विटामिन B1, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, नियासिन, विटामिन B3, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, फोलिक एसिड, विटामिन B9, बायोटिन, विटामिन B7, कोबालामिन, विटामिन B12, पिरिडॉक्सिन, विटामिन B6 और एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C आता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसमें सिर्फ 4 विटामिन्स होते हैं, जिसमें जो है विटामिन A, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K ही आते हैं। तो इस तरीके से जो टोटल विटामिन्स होते हैं जो हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, टोटल होते हैं 13, जिसमें कि 9 जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और जो 4 होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। जो विटामिन्स हैं उनकी जो है डिटेल्ड स्टडी जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स या विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा विटामिन B1, जिसको हम बोलते हैं थायमीन। थायमीन का जो सबसे एक्टिव फॉर्म जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिस फॉर्म में वो हमारी बॉडी में वर्क करता है, वो होता है TPP, जिसको बोलते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है हमारी बॉडी में और वही वर्क करता है। ये जब बनता है तो उसके लिए जो है पायरोफॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो ATP मॉलिक्यूल, जो कि हमारे अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल या करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी जिसको बोलते हैं, उससे जो होता है पायरोफॉस्फेट ग्रुप थायमीन पे ट्रांसफ़र होता है, और तब ये हमारा जो है विटामिन B1 बनता है TPP के फॉर्म में, और हमारी बॉडी में सारा जो है बायोलॉजिकली जो जितना भी वर्क होता है वो सारा करता है। दूसरा जो विटामिन होता है वो होता है B2, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है वो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, जिनको शॉर्ट में FMN और FAD बोलते हैं, वो जो होते हैं हमारी बॉडी में 2 करेंसी होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इनको जो है ये दोनों जो होते हैं विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन से ही बनते हैं, इसलिए जो होता है विटामिन B1 हमारे लिए ज़रूरी है और विटामिन B2 भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा जो है, अगर हमारे अंदर विटामिन B2 प्रेजेंट होगा
तो वो हमारा FMN और FAD मॉलिक्यूल बनेगा। जो नेक्स्ट विटामिन है जो हमें पढ़ना है वो है विटामिन B3। इसको हम नियासिन भी कहते हैं, नियासिन को हम लोग निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं। ये जो होता है, जो पिरिडीन मॉलिक्यूल होता है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब मेन जो मॉलिक्यूल होता है वो पिरिडीन होता है, उसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन या एडिशन करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स का, तब वो निकोटीनिक एसिड फॉर्म करता है। हमारी बॉडी में जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन B3 का वो 3 है। जो पहला है वो है NAD+, जिसको हम लोग बोलते हैं निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दूसरा है फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ NAD+, मतलब NAD+ पे जब हम फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं तो दूसरा फॉर्म होता है। थर्ड होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP+। ये 3 जो होते हैं हमारे निकोटीनिक एसिड के फॉर्म होते हैं जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। दूसरा हमारा विटामिन होता है B7, जिसको हम बायोटीन भी कहते हैं, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है हमारी बॉडी में वो होता है बायोसाइटिन, और ये हमारी बॉडी में बहुत ही क्रूशियल या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी के वो सारे जो होते हैं वो विटामिन B7 या बायोसिटिडीन के प्रेजेंस में ही होते हैं। और जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है वो होता है जिसमें कि कोई रिएक्शन हो और हम उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं और हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में बहुत से बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमेशा मेटाबॉलिज्म में होते रहते हैं जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं और हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है। तो विटामिन जो हमारा B3 है, नियासिन, और विटामिन जो हमारा B7 है, दो जो हमारे हैं नियासिन और बायोटीन जो विटामिन हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन B5, जिसको हम लोग पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, और ये जो होता है जो कोएंजाइम A का कंपोनेंट होता है, मतलब हमारा जो कोएंजाइम A होता है हमारी बॉडी में बहुत जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसका ये कंपोनेंट होता है। दूसरा कि जो ये होता है वो एसाइल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसमें इन्वॉल्व होता है। एसाइल ग्रुप होता है RC+OH और RC+OR, कोई भी मिथाइल ग्रुप उसमें हम अटैच कर सकते हैं। तो जो हमारा विटामिन B5 होता है पैंटोथेनिक एसिड, वो कोएंजाइम A बनाता है जिससे हम एसाइल ग्रुप्स को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा हमारा विटामिन होता है विटामिन B9, जिसको हम लोग फोलिक एसिड भी कहते हैं। फोलिक एसिड जो होता है एक टेरिन रिंग से बनता है। इस टेरिन रिंग पे एक तरफ से हमारा P अमीनो बेंजोइक एसिड पाबा जो होता है वो मॉलिक्यूल अटैच होता है, दूसरी तरफ से एक या एक से ज़्यादा ग्लूटामिक एसिड जो है रेजिड्यूज अटैच्ड होते हैं। तो वो जो टेरिन रिंग होता है जब वो दोनों मॉलिक्यूल्स पे अटैच्ड हो जाते हैं तब हमारा जो है विटामिन B9 या फोलिक एसिड बनता है। इसका जो बहुत ही एक्टिव बायोलॉजिकली एक्टिव जो फॉर्म होता है वो THF होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि बहुत ही एक्टिव फॉर्म होता है। और ये हमारे जो होता है बॉडी में प्यूरिन्स और जो होता है थाइमिडाइलेट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए, जो कि नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, वो फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, जो कि फर्दर जो है हमारे आगे जाके DNA फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B12, इसको हम कोबैलामिन भी कहते हैं। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है कोरिन रिंग स्ट्रक्चर, दूसरा होता है 5,6 डाइमिथाइल बेंजीनामाइडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। दो कंपोनेंट से इस जो है विटामिन का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कोबैलामिन भी कहते हैं। जो कोबैलामिन होता है या विटामिन B12 होता है वो दो इम्पोर्टेंट फंक्शन में अपना रोल प्ले करता है। पहला होता है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट मतलब कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर फिर से अरेंजमेंट होता है कि वो नया स्ट्रक्चर बना ले, तो उसमें एग्जाम्पल होता है आइसोमेराइजेशन ऑफ मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम में। मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम जो होता है अपना आइसोमेराइजेशन करता है, स्ट्रक्चर को जो है चेंज करके दूसरा थोड़ा फॉर्म डिफरेंट बनाता है, जिसको हम आइसोमर बोलते हैं।
तो फर्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट में है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो दूसरा फंक्शन है वो है मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र। तो मिथाइल ग्रुप के ट्रांसफ़र में क्या होता है, जो मिथ्योनीन होता है जो कि हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, जो कि mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, उसके सिंथेसिस के टाइम पे मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप को ये जो है ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो हमारा विटामिन B12 या कोबालमिन जो होता है वो 2 कंपोनेंट से बनता है, और उसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट में और दूसरा मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र में। हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन B6। इसको हम पिरिडॉक्सिन कहते हैं, लेकिन इनको कलेक्टिवली या एक साथ जो है हम पिरिडॉक्सल या पिरिडॉक्सा एमीन भी कहते हैं। जो हमारा विटामिन B6 होता है वो एक बेसिक मॉलिक्यूल से बनता है जो होता है पिरिडीन। इस पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, तो इसकी नेमिंग या जो इसका हम जो नाम रखते हैं वो बदल जाता है। तो फिर हम उसको पिरिडॉक्सिन बोलते हैं या पिरिडॉक्सल बोलते हैं या पिरिडॉक्सा एमीन बोलते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उसमें विटामिन B6 का एक ही फॉर्म मिलता है जो होता है पिरिडॉक्सिन, जबकि एनिमल्स में विटामिन B6 के 2 बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म मिलते हैं, पिरिडॉक्सल एंड पिरिडॉक्सा एमीन। जो विटामिन B6 होता है वो हमारी बॉडी में बहुत से बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो सारे जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन होते हैं, मतलब बहुत से एंजाइम्स होते हैं वो उस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, तभी वो विटामिन B6 उसमें इन्वॉल्व होता है। तो उसमें आता है ट्रांस अमीनेशन, जिसमें हम एक अमीन ग्रुप को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र करते हैं। एल्डोल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। दूसरा बीटा और गामा एलिमिनेशन में, मतलब कोई हमारी लॉन्ग चेन है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें बीटा और गामा जो पोजीशन उससे सेकंड और थर्ड पोजीशन होती है कार्बन की, वहाँ से हम जो है कोई भी मॉलिक्यूल हटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं बीटा एंड गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके अलावा ये अल्फ़ा और बीटा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें होता है कि अल्फ़ा मतलब पहली पोजीशन और बीटा मतलब दूसरी पोजीशन जो होती है कोई भी मॉलिक्यूल की, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हम जब रिमूव करते हैं, उसको हटाते हैं वहाँ से, तो उन सब रिएक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है। लेकिन वो सारे जो भी रिएक्शन होते हैं वो एंजाइम के प्रेजेंट में ही होने चाहिए, वो सब प्रेजेंट होगा एंजाइम हमारा, तभी वो रिएक्शन सारे परफॉर्म होंगे, और वहाँ पे विटामिन B6 की हमको ज़रूरत होती है। तो विटामिन B6 को हम पिरिडॉक्सिन भी कहते हैं, पिरिडॉक्सल या पिरिडॉक्सामीन भी कहते हैं, और ये बहुत से हमारे बायोलॉजिकली जो है बहुत से हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते रहते हैं जो एंजाइम वाले, उन सब में ये इन्वॉल्व होता है। जो हमारा लास्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और ये जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ये जो होता है एंटी स्कर्वी होता है, एक डिजीज़ होती है जिसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं, उसमें उस डिज़ीज़ में अगर हमारे पास विटामिन सी की कमी हो जाए तो वो डिज़ीज़ हमें हो जाती है। अगर हम विटामिन सी उस पर्सन को देते हैं डाइट में तो वो जो होता है डिज़ीज़ ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम उसको एंटी स्कर्वी भी बोलते हैं। अगर विटामिन सी में जो है हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारी बॉडी में जो होता है कनेक्टिव टिश्यू में डिफेक्ट हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू जो होगा बहुत प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा। जो विटामिन सी होता है वो बहुत छोटा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो होता है स्मॉल शुगर के मॉलिक्यूल से हमारा बना हुआ होता है, और ये जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, मतलब कि जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। जो ह्यूमंस होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं, कुछ फिशेज़ होती हैं, उन सब में जो है विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता है, वो हमेशा हमें डाइट से ही लेना पड़ेगा। और ये इसलिए होता है कि हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है जिसको बोलते हैं एल ग्लूनो गामा लैक्टोन ऑक्सीडेज। ये एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए विटामिन सी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज ही नहीं हो सकता है। तो विटामिन सी जब भी हमें चाहिए वो हमें डाइट से ही लेना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो है अगर हम नहीं लेंगे तो हमें एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको स्कर्वी डिजीज़ बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है एक दूसरे बोन और मसल्स को, वो जो होगा हमारी बॉडी में डिफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा कि जो विटामिन सी होता है वो बहुत से रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है
हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिल एंड लाइसिल रेजिड्यूज ऑफ कोलेजन, जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिश्यू होता है। तो ये जो होता है विटामिन सी इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट है या कम प्रेजेंट है तो ये जो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है वो हमारी बॉडी में नहीं होगा या कम होगा, जिसकी वजह से हमारा कनेक्टिव टिश्यू बहुत डिफेक्टिव हो जाएगा।